आज के इस आयोजन के हमारे प्रमुख अतिथि तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय संघ सेना जी, कार्यक्रमाचे आयोजक, आवाज़ इंडिया के संचालक, हमारे सभी के परम प्रिय मित्र माननीय अमन कामले जी तथा उनके सभी सहयोगी, उपस्थित इस देश के प्रबुद्ध भाई और बहनों, आज के इस मौके पर मुझे जिस विषय पर नियोजित समय में अपने विचार रखने का मुझे मौका दिया है, मैं हृदय से आभारी हूँ आवाज़ इंडिया टीम का, जिन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर पहली बार नागपुर शहर में 1.5 साल के अंतराल के इस प्रकार का ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। सम्राट अशोक के योगदान से उनके शासनकाल में भारत पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा था, उस शासनकाल को इतिहासकार किस नज़रिया से देखते हैं और अशोका के प्रति दुनिया के इतिहासकार क्या सोचते हैं, और भारत की जो मानसिकता है, भारत को चलाने वाले शासक और प्रशासक किस दृष्टि से अशोका का मूल्यांकन करते हैं, अशोका की तरफ देखते हैं, इन तमाम बातों पर हमें गौर करना बहुत आवश्यक है। अशोका के जो शिलालेख है उसका जिक्र मुझे करना बहुत ज़रूरी है। जो साधन माने जाते हैं इतिहास के, सबूत क्या है, एविडेंसेस क्या है, इतिहास किसे बोलते हैं, इतिहास की परिभाषा क्या है, और अशोका जैसा विश्वविख्यात व्यक्तिमत्व, शासक, जिन्हें आज भी लोग बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं, H.G. वेल्स नाम का इतिहासकार अपने यादों में ये जिक्र करते हुए नहीं भूलता है कि मैंने वोल्गा से गंगा तक, रसिया से भारत तक यात्राएं की। इतिहास के पन्नों पन्नों में मैंने झांक कर देखा, मुझे एक ही नाम शासक के लिस्ट में, लोक प्रशासक के लिस्ट में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लेते हुए निष्पक्ष सोच वाले, इम्पार्शियली थॉट रखने वाले लोग अशोका को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शासकों में, लोक प्रशासकों में ध्रुव तारा के रूप में यदि किसे सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, वो सम्राट अशोक है। अमर्त्य सेन, जिन्हें भारत में पहली बार अपन अर्थशास्त्र का नोबेल पारितोषिक देकर सम्मानित किया, और जब वो पहली बार मुंबई आए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों ने उनसे वार्तालाप किया और उन्हें कुछ सवाल किए कि आपने जो नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है, आपका विषय भूखमरी और गरीबी का निर्मूलन करने में उस समय के तत्कालिक शासक, उनके द्वारा जो कुछ प्रयास किए, उसका जो अनुसंधान आपने किया, उसका सम्मान करते हुए नोबेल समिति ने आपको नोबेल प्राइज़ दिया है। आप दुनिया को या भारत के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अमर्त्य सेन ने कहा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में
प्रकाशित हुआ। इस प्रकार का चौकट बनाकर उसे प्रकाशित किया गया, हाईलाइट किया गया। अमर्त्य सेन ने कहा था कि दुनिया में जो वेलफेयर इकोनॉमिक पैटर्न है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, उसे लागू करने वाला, उसे अमल में लाने वाला, जनता की हित की बात सोचने वाला वो अशोक ही था, जिसका मुझे गर्व है, अभिमान है। उनके प्रति मैं अपना सर नमाता हूँ। और दूसरी बात उन्होंने खास तौर पर अमर्त्य सेन ने रखी थी कि मैं बुद्धा को अपना मास्टर मानता हूँ, उनके आगे मैं अपना सर झुकाता हूँ। उन्हीं के द्वारा दिए हुए शिक्षा के अनुरूप अशोका ने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की नींव अपने शासनकाल में रखी, जिसके नतीजे, जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ा। दुनिया इसीलिए अशोका को रिस्पेक्ट देती है, उन्हें याद करती है। अशोका का परिचय भारत को कैसे हुआ या दुनिया वालों को कैसे हुआ? अशोका लगभग 2,25,000 साल पहले हुए हैं, बिफोर क्राइस्ट। 38 साल उन्होंने भारत पर शासन किया। बुद्धिज़्म का उन्होंने जो निचोड़ निकाला, सार निकाला कि असली बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धा की शिक्षा क्या है, उसे यदि मुझे जनता तक पहुंचाना है, मेरे साम्राज्य में उसे पहुंचाना है, तो किस शब्दों के साथ मुझे पहुंचाना होगा। तो उन्होंने 11 प्रिंसिपल्स बुद्धिज़्म से बाहर की, मतलब मैंने निकाले, निचोड़ निकाला बुद्धिज़्म का, जो उन्होंने शिलालेखों के द्वारा उस समय की जो लोक भाषाएँ थी, उस लोक भाषाओं में उसे अंकित किया। अभी वो शिलालेख, स्तंभलेख अंग्रेजों ने खोज के निकाले, मैं उसका जिक्र करूंगा नियोजित समय में। तो उन्होंने जो 11 प्रिंसिपल्स बुद्धिज़्म से निचोड़ के तौर पर निकाले, उसमें पहला प्रिंसिपल है संयम, पेशेंस। जो भी हमारी 5 इंद्रियां है, फिर वाणी रहे, हथियार रहे, जो भी है, हमारे जो इमोशंस है, उस पर काबू रखना, संयम। दूसरा निकाला विचारों की पवित्रता, जो थॉट्स है वो प्यूरिफाइड होने चाहिए। गलत थॉट आदमी को गलत दिशा में लेके जाते हैं, लेकिन सही थॉट पर यदि हम चलने की कोशिश करेंगे, संकल्प लेंगे, हमसे गलतियां नहीं के बराबर होगी। यदि हम गलती नहीं करेंगे तो दूसरे का नुकसान भी नहीं होगा। विचारों की पवित्रता, ये दूसरा निचोड़ अशोका ने निकाला। तीसरा है कृतज्ञता भाव, कामापुरता मामाना को। जब तक काम नहीं होता है तब तक हाजी हाजी, काम होने के बाद दगलबाजी। कृतज्ञता का भाव, जिसने जिस प्रकार से भी मदद की हमारी, जो भी माध्यम है, उसे आखिरी दम तक याद रखना, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आलोचना के भाव कहीं भी प्रकट न करना, उसकी बुराई नहीं करना, जिसने हमारी मदद की है, चाहे किसी भी रूप में हो। कृतज्ञता का भाव। तीसरा जो उन्होंने निचोड़ निकाला है, दृढ़ कमिटमेंट। हमारा कमिटमेंट इस प्रकार से दृढ़ होना चाहिए, चट्टान जैसा, जो हमने तय किया है उस पर अटल रहना, उससे हटना नहीं। जिस विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं, जिस विचारधारा को हमने अपनाया है, जिस विचारधारा को हम आगे लेके जाना चाहता है, उससे दगाबाजी नहीं करना, दृढ़ रहना उस पर। बाद में 5वां प्रिंसिपल उन्होंने जो निकाला, दया। दया के साथ जियो, दया करो, माफ करो। दया, ये बहुत बड़ा महान प्रिंसिपल अशोका ने बुद्धिज़्म से निकाला बाहर। बाद में दान, जो भी बनता है हमसे, दान देने की भावना
हमारे मन में होनी चाहिए और उसका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। बाद में 3 है स्वच्छता, क्लीनलीनेस। जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म है दुनिया में, वहाँ क्लीनलीनेस को सबसे ऊंची प्राथमिकता दी जाती है। क्लीनलीनेस, जहाँ क्लीनलीनेस है वहाँ आरोग्य भी है, जहाँ क्लीनलीनेस है वहाँ हमारी सोच क्या है वो भी झलकती है। स्वच्छता। बाद में 8वां जो प्रिंसिपल अशोका ने निकाला, सत्य, ट्रूथ, उसके साथ समझौता नहीं हो सकता है। सत्यमेव जयते, सच की ही विजय होगी। बाद में 9वां प्रिंसिपल जो निकाला, सेवा, सर्विस, सेवा भाव। 10वां प्रिंसिपल है सहायता, जो जिस व्यक्ति को हमारी आवश्यकता है सहायता करने की, उसे सहायता करो बड़े दिल से, बड़े प्यार से। और 11वां प्रिंसिपल है श्रद्धा, श्रद्धा भाव। जैसा ये तस्वीर है बाबा साहब की, उस तस्वीर को देखकर हर व्यक्ति के मन में जो उनको मानता है, जो उनको मानता है अंडरलाइन, जो नहीं मानता उनको छोड़ना है। जो मानता है वो एक श्रद्धा के भाव से ही उस प्रतिमा की तरफ देखेगा, उसे नमन करेगा। ये जो 11 प्रिंसिपल अशोका ने बुद्धिज़्म से निकाले सोच विचार करके, ये दुनिया का पहला रिसर्च स्कॉलर है जिन्होंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया और ऐसे साधन उन्होंने तैयार किए अनुभव के आधार पर कि एक विचारधारा जिसे मानने वाले लोग भी है और इसका विरोध करने वाले भी है। आने वाली पीढ़ियाँ यदि इस प्रिंसिपल से हमें प्रभावित करनी है, प्रबोधित करनी है, तो हमें ये प्रिंसिपल्स ऐसे जगह पर अंकित करने हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ उसे पढ़ेगी, सोचेगी और उसके ऊपर अमल भी करेगी। और इसीलिए अशोका ने पहली बार स्तंभ लेखों का निर्माण किया, शिलालेखों का निर्माण किया। मुझे जूनागढ़ में, जो गुजरात में है, गिरनार की पहाड़ी में है, वहाँ पर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का वहाँ पर एक स्तंभ लेख लिखा है कि ये गिरनार की पहाड़ी का एक गिरनार लेख है, जिस पर अशोका ने पे बैक टू दी सोसाइटी का प्रिंसिपल वहाँ पे लिखा है कि मैं जो कुछ करता हूँ वो जनता का मेरे ऊपर जो कर्जा है उसे उतारना मेरा कर्तव्य है। और ये मैं अपना ही करते हुए नहीं मानता हूँ, मेरे जो राज कर्मचारी है उनको भी यही मैं सीख देता हूँ, या मेरे जो वारिस है उनके लिए भी ये मेरा संदेश है कि भी राजसत्ता आज है कल नहीं, लेकिन ये राजसत्ता का इस्तेमाल जनता के भलाई के लिए उस प्रकार से करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर जो समाज का कर्जा है उससे हम मुक्त हो जाए। ये गिरनार के पहाड़ी में अंकित किए हुए शिलालेख के ऊपर ये सब उन्होंने लिख के रखा है, जो आज भी हमें साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। अशोका ने अपने बजट में इस प्रकार की प्रोविजन की, राजमार्गों का निर्माण किया, कुएं खोदे उन्होंने, धर्मशालाओं का निर्माण किया, मानव के लिए कई उपचार केंद्र तैयार किए, जानवरों के लिए भी उपचार केंद्र तैयार किए। जो उनका व्यापार था, उनका जो बिजनेस था, जो दुनिया में फैला हुआ था, जो व्यापारी थे, उनके ऊपर भी उन्होंने जिम्मेवारी निश्चित की थी कि आप व्यापार इस प्रकार से करो किसी का भी नुकसान ना हो, क्वालिटी के साथ समझौता ना हो, प्राइसेस न्यूनतम हो, प्रॉफिट भी मिले, लेकिन जनता की लूट ना हो, जनता का शोषण ना हो। यानी हर बारीकी नज़र से अशोका ने ये व्यापारियों को भी निर्देश दिए थे कि भाई आप जाओ, भाईचारा बनाओ। उन्होंने संघ का निर्माण किया था, व्यापारियों के बहुत बड़े बड़े संघ निर्माण किए थे, और ये संघों के माध्यम से पूरे दुनिया में ये व्यापार फैला था। वो भी एक माध्यम उन्होंने बनाए थे, व्यापारी का गिल्ड बनाया था, संघ बनाया था, और उनके द्वारा भी प्रचार होते थे। बाद में आप सभी लोग इसके विटनेस है, अजंता और एलोरा, ऐसी कई गुफाएं अशोका के इस प्रेरणा से, इस शासन से, इस प्रशासन से
खुदवाई गई भविष्य में। बुद्धा के जीवन के ऊपर पूरे आलेख वहाँ पर बनाए गए। आप कोल्हापुर जाकर आए होंगे। कोल्हापुर में अंबा देवी का मंदिर है। हमने 2006 में वहाँ पर 3 दिन का कैंप लिया था, प्रबोधन कैंप। लगभग 500 लोगों का कैंप था। हमने एक डिसिप्लिन तैयार की थी कि भाई शिविर होने के बाद लोगों का स्टडी टूर होना चाहिए। जिस इलाके में कैंप होता है उस इलाके का जो भी हिस्टोरिकल एरिया है, जो भी साधन है या स्मारक है, वो हमने देखने चाहिए। तो अंबा देवी के उस प्रीमाइसेस में वो शिविरार्थी गए थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर चप्पलें उतारी जाती थी, जूते उतारे जाते हैं, वहाँ पर जाकर शिविरार्थियों ने क्या अवलोकन किया? उस स्तंभों पर बुद्धा की प्रतिमाएं हैं। कोल्हापुर के अंबा देवी मंदिर में स्तंभों के ऊपर बुद्धा की प्रतिमाएं हैं और वो प्रतिमाओं के नीचे भक्त लोग अपनी चप्पलें उतारते थे, जूते उतारते थे। जब शिविरार्थी महिलाओं ने इसका अवलोकन किया और उनके ध्यान में आया कि जहाँ पर बुद्धा की प्रतिमाएं हैं वहाँ पर चप्पलें उतारी जाती है, ये क्या साजिश है? ये कौन सा प्रिंसिपल है? जब मैनेजमेंट को वो महिलाएं मिली और उनके सामने ये तमाम बातें उन्होंने रखी, तुरंत उस पर कार्रवाई हुई। वहाँ से चप्पलें हटाई गई, जूते हटाए गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि समाज जानकार हुआ, सभी जातियों के लोग यदि जानकार हुए, तो वो ये तमाम बातें बारीकी नज़र से देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं और जहाँ पर गलत बातें हो रही है उसे दूर करने के लिए आगे भी आ सकते हैं। तो अशोका के शिलालेखों का जो अनुसंधान हुआ उसकी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। पेट्रे डी फेलनर 1750 में दिल्ली मेरठ स्तंभ की खोज की, 1750 में। J.S. हेरिंगटन ने 1785 में बाराबर और नागार्जुनी पर्वतीय गुफा का अनुसंधान किया। गिरनार शिलालेख की खोज 1822 में रॉड ने की। 1836 में महाराजा रणजीत सिंह के फ्रांसीसी अधिकारी ने शाहबाज गढ़ी शिलालेख का पता लगाया था। 1837 में किट्टो ने धौली शिलालेख खोजा। 1840 में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख का पता लगाया। 1850 में सर वाल्टर इलियट ने कालसित शिलालेख खोजा। 1872 में कार्लाइल ने रामपुरवा स्तंभलेख और खिरात के अघुलेख का पता लगाया। 1882 में भगवानलाल इंदिराजी ने सोपारा में 8वें शिलालेख का पता लगाया। 1899 में कैप्टन ले ने मनसेहरा शिलालेख का पता लगाया। 1895 में फियरर ने निगाली सागर स्तंभ लेख की खोज की। 1905 में औरटेल ने सारनाथ स्तंभ की खोज की और 1915 में बिडन ने मास्कित चट्टानी लेख की खोज की। भारत में अंग्रेजी हुकूमत में यह सब अनुसंधान हुआ और अशोका दुनिया के सामने आए। भारत के संविधान सभा में जब ये विषय आया कि भारत की राजमुद्रा क्या होनी चाहिए, भारत का राज चिन्ह क्या होना चाहिए, भारत के राष्ट्रध्वज के ऊपर कौन सा चिन्ह अंकित करना चाहिए, ये तमाम बातें जब घटना समिति के सभा में चर्चा में आई या जो एक्सपर्ट कमिटीज़ थी उनके सामने जब ये विषय आए, तो इतिहासकार के साक्ष्यों के आधार पर ये तय किया गया कि हमारी राजमुद्रा इस प्रकार से होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक पैटर्न को वकालत करने वाली हो, जहाँ लोकतंत्र की वहाँ पर अगुवाई हो, इस प्रकार का सिंबल वहाँ पर होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि सारनाथ का जो स्तंभ है, जो
सबसे ऊपर की जो प्रतिमा है, जहाँ 4 शेर का माउथ है और बेस में चक्र है, धम्म चक्र है, एक बाजू में घोड़ा है, दूसरे बाजू में बैल है, वही चिन्ह राजमुद्रा के तौर पर गणतंत्र भारत के लिए चुना गया। क्योंकि बुद्धा के उस पहले प्रवचन में गणतंत्र या लोकतंत्र की वहाँ पर हमें सीख मिलती है। बुद्धा ने कहा था कि मैंने जो कहा है सोच समझ कर कहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने उसे मानना ही चाहिए। यदि वो ठीक है, समाज हित में है तो स्वीकार करो, लेकिन स्वीकार करने के बाद आप तक सीमित मत रखो, उसका फैलाव करो, उसका प्रचार और प्रसार करो। और वो किस प्रकार से करो? शेर के गर्जना के जैसा, निर्भीकता के साथ, किसी को भी ना डरते हुए। और वही सिंबल डेमोक्रेसी को प्रोपोगेट करने वाला वो सिंबल घटना समिति ने, भारतीय संविधान सभा ने गणतंत्र भारत के लिए राज चिन्ह के तौर पर अपनाया। धम्म चक्र को हमारे राष्ट्रध्वज का अहम हिस्सा माना गया। तो ये दोनों भी सिंबल अशोका से जुड़े हैं, बुद्धिज्म से जुड़े हैं। और अशोका के ज़माने में पूरे भारत में भाईचारा था, वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई थी, महिलाओं को समानता के अधिकार थे। अशोका का खुद दौरे करते थे, लोगों से जुड़ते थे। शिलालेखों में उन्होंने आज्ञा दी कि मेरे जो दूत हैं, मेरे जो मैसेंजर्स है, वो ये चिंता ना करे कि राजा या सम्राट आराम करते होंगे, सोए होंगे, सरकारी काम में बिजी होंगे, चिंता नहीं करना। यदि कोई जनता से जुड़ी हुई समस्या है, मुझे तुरंत सूचित किया जाए। मतलब अशोका ने अपने लिए ये समय निर्धारित नहीं किया था कि ये मेरे वर्किंग आवर्स है, ये वर्किंग आवर्स में ही आपने मुझे सूचना देनी चाहिए। 24 आवर्स अशोका जनता के हित की बात सोचते थे। अपने राज कर्मचारियों के भी उन्होंने आदेश दिए थे कि आप जनता के सेवक हो, जनता के भलाई के लिए उनसे संपर्क करो। आज के नवभारत में एक बात आई है कि 17 साल से लेकर तो 30 साल के अंदर गुनाहगार क्यों पैदा हो रहे हैं। एनालिसिस आया कि 79 मर्डर हुए नागपुर शहर में, क्या कारण है? उसका एनालिसिस किया, पुलिस विभाग ने किया या बाकी उनके जो रिसर्च स्कॉलर्स है या रिसर्च टीम्स है, उन्होंने अनुसंधान किया कि भी ये गुनाह करने वाले, अपराधी बनने वाले लोग कौन से एज ग्रुप के हैं, उनकी शिक्षा कितनी हुई है, कौन सा परिवेश है परिवार का, कितने पढ़े लिखे हैं। ये तमाम बातें आज नवभारत ने पहले पेज पर प्रकाशित की है। अशोका ने ये बात रखी है कि यदि कोई कैदी हमारे कारागृह में बंद है तो उसके परिवार का क्या होता होगा, उसके बच्चों का क्या होता होगा, उनके पत्नी का क्या हाल होगा। अशोका ने आदेश दिया है कि जो कैदी के परिवार के सदस्य हैं उनका ध्यान रखना राजधर्म है, राजा का कर्तव्य है। हमारे प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि उनका भी ध्यान रखा जाए, उन्हें भी सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये तमाम बातें दिल को छूने वाली अशोका ने उस जमाने में की है। तो इस प्रकार से अशोका का प्रभाव पूरे भारत में, और ऐसा इतिहासकार जानते हैं कि आज भारत का जो नक्शा है, अंग्रेजों के ज़माने में जो भारत का नक्शा था उससे कई ज़्यादा बड़ा भूप्रदेश, जाग्राफिकल एरिया अशोका के साम्राज्य में था। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, ये तमाम भारत उस समय अनडिवाइडेड इंडिया में था ही। लेकिन अशोका का साम्राज्य जितना बड़ा था, आज तक उतना बड़ा साम्राज्य, उतना बड़ा जाग्राफिकल एरिया किसी भी राजा का नहीं था, किसी भी सम्राट का नहीं था। और अशोका ने जो हथियार चुने, जो साधन चुने अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए, वो भाईचारा था, समानता था, सभी को बराबरी का अवसर था, इंसाफ की बात थी। और इसीलिए अशोका को आज भी लोग एक न्याय देने वाला, लोगों की सहायता करने वाला, लोगों को सभी प्रकार का मदद करने वाला और
उनकी आरोग्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी भलाई की बात सोचने वाला एक बहुत बड़ा प्रतापी और महान शासक के रूप में अशोका जाने जाते हैं, जाने जाएंगे। घटना समिति ने, भारत के संविधान सभा ने भी बहुत ही एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से ये तमाम खोज की और अशोका के द्वारा बनाए हुए जो प्रतीक थे वो आज गणतंत्र भारत के प्रतीक के रूप में चुने गए हैं और उसे हमने एक्सेप्ट किया है। आज हमारी करेंसी सभी लोग स्वीकारते हैं, सभी धर्म को मानने वाले लोग स्वीकारते हैं। यदि वो राज चिन्ह हम देखें, शेर वाला, लॉयन वाला, वो तो बुद्धिज्म का सिंबल है ना, बुद्धा के सारनाथ के प्रवचन का सिंबल है ना वो। फिर क्रिश्चियनिटी को मानने वाला नागरिक, इस्लाम को मानने वाला नागरिक क्या सोचता है? नहीं, वो तो भारत का राज चिन्ह है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाला प्रतीक है। तो आज करेंसी के माध्यम से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे भारत को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इस प्रकार से इस सोच विचार के साथ लोगों को तैयार करना है कि हर व्यक्ति प्रबुद्ध बने, हर व्यक्ति सोच विचार करके निर्णय करने वाला बने और सभी का आदर सम्मान करे, शांति के साथ वो अपना जीवन निर्वाह करे। इस प्रकार की जो बातें हैं वो अशोका के द्वारा भारत ने अपनाई थी और अशोका के समय को ये स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, गोल्डन एज के रूप में माना जाता है, क्योंकि उस समय भारत पर किसी ने भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम बहुत शक्तिशाली थे, हम सबसे शक्ति रखने वाले थे। और उनकी जो विदेश नीति थी अशोका की, वो भाईचारे के ऊपर आधारित थी, पंचशील के ऊपर आधारित थी। वहाँ पर कोई दबाव नहीं था, टॉक के माध्यम से, संवाद के माध्यम से राजा उनके साथ सुलह की जाती थी। और इस प्रकार से हमारे जो साधन थे, वो हमारे जो पड़ोसी थे उनको भी साधन मुहैया कराए जाते थे, आरोग्य की सेवाएं दी जाती थी। और इस प्रकार से अशोका ने अपने शासनकाल में एक आदर्श प्रस्तुत किया और कहा कि यही एक रास्ता है मानवता की सेवा करने का, और इस रास्ते पर यदि हम चलते हैं तो जनता की भलाई होगी और समाज सभी प्रकार से सुख और चैन की नींद लेगा। अशोका का प्रभाव पूरे भारत में था, केवल भारत पर ही नहीं था, पूरे विश्व पर था। और अशोका का प्रचार भारत में आज रुका हुआ है। बाबा साहब के कारण क्रांति और प्रतिक्रांति के जो सिद्धांत बाबा साहब ने अनुसंधानित की, नई बातें लोगों के सामने रखी, किताबें, उनके ग्रंथ आज दुनिया के ग्रंथालयों में पहुँचे, आज गूगल पर उपलब्ध है, सभी प्रकार का आज प्रचार और प्रसार हो रहा है। आज हमारी आवश्यकता है अशोका के सिद्धांत खुद समझ लेना, खुद अपनाना और उसका प्रचार और प्रसार करना, ताकि हमारे जो राज चिन्ह हैं क्यों अपनाए हैं, उसका क्या मकसद है, ये तमाम बातें सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी और विद्यार्थियों को भी ध्यान में आनी चाहिए। मैं इस मौके पर समय सीमा के अंदर मुझे अपने शब्दों को विराम देना है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आवाज़ इंडिया को, उनके सभी साथियों को, अमन जी को और आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जय भीम।